प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत आज जो प्रकरण के रूप में हम चर्चा करेंगे वह है अव्ययकारी अर्थात अव्यय शब्द। प्रिय विद्यार्थियों, जो शब्द व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहते हैं अर्थात जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो विद्यार्थियों वे अव्ययकारी या अव्यय शब्द कहे जाते हैं। विद्यार्थियों, ऐसे शब्द जो सभी लिंगों, वचनों और पुरुषों में एक समान रहते हैं अर्थात उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे लिंग बदलें, वचन बदलें और पुरुष बदलें, तो वो जो शब्द होते हैं वो अप्रभावित रहते हैं, एक समान रहते हैं, उन्हें अव्ययकारी शब्द या अव्यय शब्द कहा जाता है। उदाहरण के रूप में लेते हैं हम 3 वाक्य, घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा वाक्य लेंगे, घोड़ी तेज दौड़ती है। अब यहाँ पर लिंग परिवर्तन किया जा रहा है। तेज जो शब्द है वो अव्ययकारी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसी प्रकार से हम अगला वाक्य लेंगे कि घोड़े तेज दौड़ते हैं। यहाँ वचन परिवर्तन भी हमने कर दिया है, लेकिन उस तेज शब्द पर इस प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो विद्यार्थियों, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपरिवर्तित रहते हैं, बदलते नहीं हैं, तो वो अव्ययकारी या अव्यय शब्द कहे जाते हैं। विद्यार्थियों, अव्ययकारी शब्दों के भेदन की जो बात आती है, इसके कितने विभेद माने जाते हैं, तो इस संबंध में ये धारणा है कि ये 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक 5वां रूप निपात के रूप में भी इसमें शामिल किया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों, अव्यय अव्ययकारी शब्द 5 प्रकार के माने गए हैं। उनमें सबसे पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। और 5वें रूप को हम जब गिनते हैं तो वो निपात के रूप में आता है। तो विद्यार्थियों, अव्ययकारी शब्दों का जो पहला भेद है वो क्रिया विशेषण अव्यय है, उसके बारे में चर्चा है। अव्ययकारी शब्द क्रिया विशेषण किस प्रकार से है, यानी कि क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें इसकी परिभाषा को लेकर के हम देखते हैं कि ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त होते हैं। क्रिया से पहले अर्थात क्रिया की जो विशेषता बताएगा वही क्रिया विशेषण है, इसलिए ये क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, उस क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, बताते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अर्थात क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उस क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं हम, दीपा धीरे धीरे चलती है। अब चलना जो क्रिया है उसकी जो स्थिति है, उसकी जो विशेषता है वो धीरे धीरे है, इसलिए धीरे धीरे यहाँ पर क्रिया से पहले आया है, क्रिया का ये विशेषण है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मैं थोड़ा ही चल सका, यहाँ थोड़ा चलने का जो विशेषता है थोड़ा, तो यहाँ ये क्रिया विशेषण के रूप में होगा। हम ऊपर रहते हैं, ये भी रहने की विशेषता है कि रहते कहाँ है, स्थान कहाँ है उसका, तो ये क्रिया विशेषण। वे शाम की गाड़ी से आ रहे हैं, आने का विशेषण है शाम की गाड़ी, तो यहाँ ये सभी शाम की गाड़ी से ये सभी क्या हुआ कि यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विद्यार्थियों, ये है क्रिया विशेषण अव्यय। अब इसके 5 भेद माने जाते हैं। वैसे आपके जो जिस प्रकार से पाठ्यक्रम में कक्षा 10 के में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत दिया हुआ है, तो ज़्यादा इसमें आपको विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर आपको बहुत कम अंकों में ये विकारी पूरे के पूरे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्ययकारी ये सभी बहुत कम अंक के ये दिए हुए हैं, तो उनके अनुसार इनकी जो सामान्य जानकारी है आपके लिए होनी चाहिए। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, आपका क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसको 4 भागों में हम बांटते हैं। पहला कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। तो ये हमने विभेदन किया है क्रिया विशेषण अव्यय का, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। यहाँ कालवाचक विशेषण के अंतर्गत विद्यार्थियों हम लेते हैं कि क्रिया का काल बताने वाला जो शब्द होता है वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मोहन कल आएगा, अब समय है उसका, सुनीता अभी आई है, ये उसका समय है आने का। तो यहाँ जब हमें कालवाचक विशेषण बनाना है तो हम प्रश्न करेंगे उस वाक्य से कि कब, कब का जो उत्तर आएगा वो समय को सूचित करेगा। यहाँ कालवाचक विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत विद्यार्थियों ऐसे शब्द हम आपको बता रहे हैं जो उसमें आते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये जो क्रिया विशेषण है वो कालवाचक विशेषण से संबंधित है। ऐसे शब्द आते हैं जैसे आज, कल, तब, अब,
अभी जभी, प्रातःकाल, सायंकाल, परसों, सदैव, दिन भर, लगातार, बहुधा, रोज, प्रतिवर्ष, ऐसे शब्द विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं। दूसरा विद्यार्थियों कालवाचक क्रिया विशेषण के अलावा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो कि स्थान को बताता है, क्रिया के स्थान का, क्रिया के होने का, क्रिया कहाँ संपादित हुई है उस स्थान को बताने का काम करते हैं। जैसे पिताजी अंदर गए हैं, तो ये स्थान है, जाने का स्थान जो है उसको बताते हैं। मोहिनी ऊपर बैठी है, वह यहाँ रहता है, तो वो स्थान है। तो जिस प्रकार से हमने कालवाचक में कब प्रश्न पूछा था, उसी प्रकार से कहाँ प्रश्न पूछने पर हमको स्थान की जानकारी मिल जाती है, और जो स्थान की जानकारी से संबंधित होता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसमें विद्यार्थियों ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन शब्दों के साथ कारक चिन्ह नहीं आते हैं। विद्यार्थियों यदि कारक चिन्ह इन स्थानवाची शब्दों के साथ यदि आ जाते हैं तो उसका जो रूप है वो बदल जाता है, उस संबंध को सूचित करता है, जो कि अगला रूप उसका है उसमें वो चला जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कारक चिन्ह नहीं आते हैं। ये ऐसे इस प्रकार से शब्दों को देख करके हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। निकट, पास, चारों ओर, यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, बीच में, सामने, दूर, इधर उधर, ये जो है स्थानों के आधार पर। तीसरा विद्यार्थियों भेद है इसका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी कि नापतोल, मात्रा, इकाई के रूप में जब वहाँ पर दिखाई देता है, क्रिया की जो मात्रा है उसको बोध कराने वाले जो क्रिया विशेषण हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम बोला करो, बोलना जो क्रिया है उसकी विशेषता कम से की जा रही है, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अब यहाँ इसकी पहचान करने के लिए कितना या कितनी प्रश्न करने पर जो परिमाणवाची क्रिया विशेषण है वो अपने आप स्वतः ही निकल करके आ जाता है, कितना या कितनी, इस प्रकार से। तो यहाँ ऐसे शब्द जो इसकी पहचान कराने में सहायक होते हैं विद्यार्थियों, वो हो सकते हैं सर्वथा यानी कि बिल्कुल, अत्यंत, कम, अधिक, कितना, कितनी, तनिक, पर्याप्त, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। इसका जो अंतिम जो भाग होता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीति यानी कि जो शब्द क्रिया के होने का जो तरीका या रीति को बताते हैं वो रीतिवाचक विशेषण। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, चलने की जो स्थिति है, चलने की जो तरीका है, रीति है, उसको ये इंगित करता है। सर्प चुपचाप निकल गया, उसके निकलने का, उसके जाने का जो तरीका है वो चुपचाप है, तो यहाँ धीरे धीरे, चुपचाप, इस प्रकार से छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। तो ये जो रीति है, जो तरीका है, वो आपको पता करता है कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। यहाँ कैसे का प्रश्न पूछेंगे, उत्तर निकल कर रीतिवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आ जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अव्ययकारी शब्दों के अंतर्गत हमने पहले रूप के बारे में पढ़ा, उसमें है क्रिया विशेषण अव्यय, जो कि क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उस क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके 4 जो भाग हैं वो पढ़े थे, इसके 4 रूप पढ़े हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण के बाद में एक छोटी सी चीज़ और आती है, उसके भेद और पढ़ने से पहले एक प्रक्रिया विशेषण भी होता है। जब हम क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जैसे ही हम क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, मोहन बहुत अच्छा लिखता है। मोहन बहुत अच्छा लिखता है। अब लिखने का जो विशेषता है वो अच्छा है, लेकिन उस अच्छे की भी विशेषता यानी कि क्रिया विशेषण की विशेषता शब्द बता रहा है बहुत अच्छा लिखता है, तो यहाँ पर प्रक्रिया विशेषण हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अव्यय जो अव्ययकारी शब्द होते हैं उसका पहला रूप हम पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा जो रूप है वो संबंध बोधक अव्यय के रूप में पढ़ेंगे। जब यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम के साथ वो शब्द जुड़ता है और उनका संबंध वाक्य में अन्य जो प्रयुक्त शब्द हैं उनके साथ उनका संबंध स्थापित किया जाता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर, ये शब्द क्या करते हैं, संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का जो संबंध है वो वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताते हैं। इनके साथ इसकी प्रमुख विशेषता संबंधवाचक की यह है विद्यार्थियों के इनके साथ परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह लगा हुआ होता है। पर यदि परसर्ग कहीं भी नहीं भी लगे तो सर्वनाम का मूल रूप नहीं आता है, वहाँ पर उसका विकृत रूप इनके साथ आता है। देखिए संबंध बोधक में किस प्रकार से परसर्ग यानी कि कारक चिन्ह लगे रहते हैं।
और किस प्रकार से वो सर्वनाम या संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताया जाता है। पिताजी छत के ऊपर बैठे हैं। छत के, यहाँ पर प्रसर्ग लग गया है, पिताजी का संबंध छत से है, तो यहाँ पर जो क्रिया विशेषण से हटकर के जो चीज़ है वो संबंध बोधक की आती है। केवल अंतर इतना ही है कि इसमें प्रसर्ग लगे हुए होते हैं। यानी कि संबंध बोधक अव्यय के उसकी जो पहचान करते हैं तो हम उस प्रसर्ग यानी कि जो कारक चिन्ह हैं उनसे मिलकर करते हैं। तो मोहिनी सुनीता से अच्छा गाती है, से शब्द लग रहा है सुनीता से, तो यहाँ जो के से इस प्रकार से कारक जो चिन्ह आते हैं उनका संबंध आपस में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध अन्य जो प्रयुक्त शब्द हैं उस वाक्य में उनके साथ स्थापित किया जाता है, तो संबंध बोधक अव्यय यहाँ पर आता है। एक चीज बताई थी कि यदि प्रसर्ग नहीं हो, कारक चिन्ह नहीं हो तो क्या आता है, सर्वनाम का जो मूल रूप नहीं आता है उसका विकृत रूप आ जाता है। उसका उदाहरण भी देखते हैं, ऐसे तेरे साथ कौन आया है, तेरे साथ कौन आया है। तो यहाँ जो सर्वनाम है तो उसका जो विकृत रूप है तेरा, तेरे साथ, यहाँ पर वो आ गया है। विद्यार्थियों, दो रूप हमने पढ़े हैं अव्यय के, अविकारी शब्दों के, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, और तीसरे रूप में हम जब पढ़ते हैं जिसको, वो है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय का विद्यार्थियों अर्थ होता है कि जो शब्दों या वाक्यांशों, जो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम कर, एक तरह से कनेक्टिव जो होते हैं, जोड़ने वाले होते हैं, ऐसे शब्द जो शब्दों को या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं वो यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे राम और श्याम जा रहे हैं, यहाँ दोनों को जोड़ने का काम यहाँ जो और शब्द कर रहा है तो ये समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। पढ़ लो या टीवी देख लो, अब इसमें पढ़ना और टीवी देखना दोनों के बीच में जो समुच्चय बोधक अव्यय के रूप में आ गया है या, तो एक तो हुआ, और जो बीच में आता है और उनको जोड़ने का काम करता है शब्दों को, वाक्यांशों को, और एक है या। आगे है रात हुई परंतु तारे नहीं निकले, परंतु शब्द है, परिश्रम करो अन्यथा, अन्यथा शब्द है, अन्यथा अनुत्तीर्ण हो जाओगे। वह विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि शब्द भी इसी प्रकार से है, समुच्चय यानी कि जोड़ने वाला है। यदि राम परिश्रम करता तो उत्तीर्ण हो जाता, या तो इस प्रकार से है, यह वही लड़का है जो कल आया था। अर्थात समुच्चय बोधक अव्यय इस प्रकार से जोड़ने का काम करते हैं, वाक्यों को, वाक्यांशों को, शब्दों को जोड़ने का ये काम करते हैं। इनसे संबंध विद्यार्थियों कई शब्दांश ऐसे हैं जिनको देख करके हम समुच्चय बोधक अव्यय की पहचान कर सकते हैं। वो इस प्रकार से हैं, और, तथा, या, अथवा, परंतु, पर, बल्कि, इसलिए, क्योंकि, अन्यथा, चूंकि, ताकि, यानी, जिसने, अर्थात, जो, ऐसे इत्यादि जो शब्द होते हैं विद्यार्थी वो समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसका जो चौथा रूप होता है विद्यार्थियों अव्यय या अव्यय विकारी शब्दों का, वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। इसमें जो शब्द हर्ष यानी कि प्रसन्नता की अवस्था, शोक यानी कि दुख की अवस्था, चेतावनी, आश्चर्य आदि मनोविकारों का जो बोध कराते हैं, चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, शोक, आश्चर्य, चेतावनी, जो हर्ष है, इनको मनोविकारों को बोध कराने का जो काम करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब विस्मयादि बोधक अव्यय कुछ तो मूल रूप में विस्मयादि बोधक होते ही हैं, लेकिन बाकी इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण से होता है। तो यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण। वाह, इस प्रकार से शब्दावली दी हुई है। वाह के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। धन्य, धन्य के बाद में आहा, शाबाश, बहुत अच्छा, आहा, उफ, हे राम, हे भगवान, अरे, छी, ठीक है, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, बाप रे, अबे, होशियार। तो यहाँ इनके शब्दों के बाद में विस्मयादि बोधक जब चिन्ह लगा रहता है हमको सीधे ही दिखाई देगा कि विस्मयादि बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। हमने बताया विद्यार्थियों को कुछ तो मूल रूप में विस्मयादि बोधक होते ही हैं, लेकिन बाकी इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, किसी क्रिया विशेषण से होता है। तो क्रिया संज्ञा से किस प्रकार से निर्माण होता है? राम, राम के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह, फिर राम, फिर उसके बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो यहाँ जो संज्ञा है, संज्ञा से बनते हैं, क्योंकि संज्ञा शब्द के बाद में ये विस्मयादि बोधक चिन्ह आया है। राम लिखने पर जैसे ये है, और राम लिखने के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो ये राम जो है संज्ञा है, संज्ञा से भी बनता है। इसी प्रकार से विशेषण से किस प्रकार से बनता है? अच्छा,
अच्छा, इसके बाद में हम लगा देते हैं तो विशेषण से बनने वाला विस्मयादि बोधक है। लो मैं आ गया, लो लेना ये क्रिया से बन रहा है, लो मैं आ गया। ठीक है, क्या तुम उत्तीर्ण हो गए, ये क्रिया विशेषण है। क्या तुम उत्तीर्ण हो गए, क्या तुम उत्तीर्ण हो गए। तो ये विद्यार्थियों ऐसे शब्द हैं जो कि विस्मयादि बोधक अव्यय का काम करते हैं। अंतिम जो स्थिति होती है विद्यार्थियों अविकारी शब्दों की, वो निपात के रूप में है। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक हो सकता है, बार बार ये चीज़ें आती हैं कि निपात क्या हैं, कौन कौन से हैं। बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में भी आ सकता है कि निपात कौन कौन से हैं, इनमें से कौन कौन सा नहीं है निपात। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, 6 जो शब्दावली है वो आपको याद रखनी है। तो तक ही भर भी मात्र, ये आपको याद रखना है। जैसे देखिए ये शब्द आपको शब्दांश कहीं देखें, तो तक ही भर भी मात्र, मात्र यानी केवल, तो तक ही भर भी मात्र, 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो हैं वो निपात कहे जाते हैं। ये जो शब्दांश हैं वो निपात कहे जाते हैं और इनका प्रयोग जो होता है अविकारी शब्दों के समान ही होता है। जो शब्द किसी शब्द के साथ लगते हैं और उनमें विशेष बल भर देते हैं, विशेष बल उनमें एक तरह से शक्ति आ जाती है उन शब्दों के साथ जिनके साथ ये मिलते हैं, तो विशेष बल भर देते हैं, वे ही निपात कहलाते हैं। निपात ये हैं तो तक ही भर भी मात्र। अब इनसे संबंधित उदाहरण है, अंत में वो भी देख लेते हैं। मोहन तो गया ही है, तो जाना जो है उस जाने से पहले निपात प्रयुक्त हो गया है, यानी कि उस पर उस शब्द के साथ बल प्रयुक्त हुआ है, तो लगने से उसकी जो महत्ता है उस वाक्य की, जाने की, वो प्रबल हो गई है। इसी प्रकार से तुम आए तक नहीं, तो तक आ गया यहाँ पर। मैं उसे जानता भर हूँ, भर आ गया। केवल मात्र 10 रुपये मिलेंगे, केवल 10 रुपये मिलेंगे या मात्र 10 रुपये मिलेंगे, मैं भी अजमेर जाऊंगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों तो तक ही भर भी मात्र ये निपात कहलाते हैं। जिस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं उसमें बल यानी कि उसमें जो जोश है उत्पन्न कर देते हैं, बल भर देते हैं, विशेष बल उनमें आ जाता है। तो निपात 6 हैं, तो तक ही भर भी मात्र, ये ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों। तो आज हमने सीखा अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्द, जो कि इस प्रकार से थे। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। विद्यार्थियों ये जो टॉपिक है आपको कैसा लगा, अधिक से अधिक हिंदी परिवार की इस ऑनलाइन पाठशाला को आप शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।